गुड इवनिंग। इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। नमस्कार। देखो, एनएमआर की हम लोग दो क्लास, सॉरी मास की हम लोग दो क्लास कर चुके हैं। एक क्लास में आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, सारा एलिमेंटल डिटेक्शन के बारे में बताया, नाइट्रोजन रूल की बात की हमने, और एक जनरल प्रोसेस समझी हमने कि कैसे हम लोग एक एनएमआर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको एनएमआर स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। एक थ्योरेटिकली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया सारा का सारा। उसके बाद दूसरी क्लास हमने रखी मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन में मैंने बताया आप लोगों को, मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन क्या बताता है कि कोई भी कंपाउंड है जो मास स्पेक्ट्रम जिसका हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें जो फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब अलग अलग कैटाइन जो बनेंगे, वो कैटाइन किस बेसिस पर बनेंगे और किस किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल क्लीवेज बताया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बताया, उसमें मैंने कुछ रीअरेंजमेंट बताए, जैसे रिट्रोडेल्चर रिएक्शन के थ्रू भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। मैकलेफेट रीअरेंजमेंट मैंने बताया, मेटास्टेबल पीक के बारे में हमने डिस्कस किया। तो वो सारे मेथड थे जिनके थ्रू हम लोग फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो इन दो क्लासों में अगर देखा जाए तो हमारा एक बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट जो हमें समझना था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो दो क्लास में हमने पढ़ा है, जो जिन दो क्लासों में हमने डिस्कस किया है, जो सीखा है, अब हम लोग उन दोनों क्लासों को यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करेंगे इन द सेंस कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उन दोनों क्लासों को यूज करते हुए किसी भी गिवन कंपाउंड या अननोन कंपाउंड या कैसा भी जो कंपाउंड है उसका मास स्पेक्ट्रम हम लोग ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मैंने आपको मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन में बताया भी था कि मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन इस तरह से होता है कि जो कैटायन बनता है या जो रेडिकल कैटायन बनता है वो बेसिकली मोर स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो मैंने बताया था कि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, और एक मैंने बताया था कि जो निकलने वाला रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, क्योंकि जो मोर स्टेबल रेडिकल होगा वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस ये चीजें ध्यान रखना कि कोई भी फ्रेगमेंट बनेगा उसकी उसकी जो एक तरह से अबंडेंस या किस तरह का फ्रेगमेंटेशन होगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो बनने वाला कैटायन की स्टेबिलिटी, और दूसरा निकलने वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी। आगे और मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेसिकली हम लोग केवल एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो जहां जहां नीड होगी मैं आपको और बता दूंगा कि किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है, कैसे मोर स्टेबल कैटायन बनता है। और एक चीज और मैंने बताई थी कि इस फ्रेगमेंटेशन में कोई फ्रेगमेंट बन गया उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। मान लो 1 डिग्री कैटायन बन गया तो वो रीअरेंजमेंट के थ्रू 2 डिग्री कैटायन भी बन सकता है। उसी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, बेस पीक होगी, अदर्स पीक होंगी, क्योंकि आपका बनने वाला फ्रेगमेंटेशन या कैटायन कितना स्टेबल है वही डिसाइड करेगा कि वो बेस पीक होगी कि मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी कि कुछ दूसरी पीक होगी। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाई वन करके एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर के उनके मास स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या ले लेते हैं सबसे पहले? हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का मास स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का। और हाइड्रोकार्बन्स में आपको सबको पता है कि हम लोग एल्केन लेंगे, एल्कीन लेंगे, साइक्लो एल्केन लेंगे, साइक्लो एल्कीन लेंगे, एल्काइंस लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स लेंगे। वो सारे हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत हम लोग उन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ एल्केन्स। जो एल्केन्स हैं उन एल्केन्स का मास स्पेक्ट्रम जो है वो किस टाइप का होता है। मतलब
जब हम लोग किसी भी एल्केन का मास स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमें कहाँ कहाँ पर पीक मिलेंगी, कहाँ पर बेस पीक आ सकती है, कौन से एल्केन की मोलिकुलर आयन पीक या एम प्लस पीक आ सकती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एल्केन्स में सबसे पहले वही बात, सबसे पहले क्या कि किसी भी एल्केन में जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा कि जो कैटायन बनेंगे वो मोर स्टेबल कैटायन बनने चाहिए, मोर स्टेबल कैटायन फॉर्मेशन। मीन्स ध्यान रखना, सीधा सा कंसेप्ट है कि किसी भी एल्केन में जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी समझ में आ जाएगी, कुछ चीजें पहले ध्यान रख लेना। बेसिकली जो हमारे एल्केन्स होते हैं, एलिफेटिक एल्केन्स होते हैं, उनमें जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बेस पीक आती है, ध्यान रख लेना, वो बेस पीक या तो आएगी 49 पर, या तो आएगी 49 पर, सॉरी 43 पे। जो बेस पीक आएगी या तो आएगी 43 पे या आएगी आपके 57 पे। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम जितनी भी एल्केन्स हैं उनमें जो बेस पीक होती है या तो वो 43 पे होगी या 57 पे होगी। देखो ये जो बेस पीक होती है वो हमारी होती है 3C3H7 कार्बोकैटायन की वजह से, और ये होती है C4H9 कार्बोकैटायन की वजह से। देखो ये तो होता है एक्चुअल में 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो स्टेबल होता है, इसलिए ये एज ए बेस पीक मिलता है हमें, एज ए बेस पीक मिलता है। और ये जो आपका है हमारा, ये हमारा होता है, देखो ध्यान से समझ लेना, ये हमारा होता है यहाँ पे ये CH3, ये भी CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी स्टेबल है। अगर दोनों में ये हैं, अगर किसी भी एल्केन के फ्रेगमेंटेशन में इस तरह के दोनों फ्रेगमेंट मिलते हैं तो ये बेस पीक होगी, क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मैक्सिमम एल्केन्स में, चाहे वो ब्रांच्ड हो चाहे अनब्रांच्ड हो, उनमें दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो आपका 43 पे, ये 43 क्या है, M/E वैल्यू जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर किसी भी एल्केन की बात करें तो मैक्सिमम एल्केन्स में जो बेस पीक होगी या तो वो 43 पे होगी M/E वैल्यू पे, या फिर वो 57 पे होगी M/E वैल्यू पे। और इनकी मैंने स्ट्रक्चर भी बता दी है कि जो M/E 43 होगा वो इस ग्रुप का होगा, इस कैटायन का होगा M/E, और 57 जो है इस कैटायन का होगा। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारी कि आपके पास एल्केन्स दो तरह की हो सकती हैं, एक ब्रांच्ड एल्केन हो सकती हैं, एक अनब्रांच्ड एल्केन हो सकती हैं। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि एक ब्रांच्ड एल्केन है, मतलब वो आइसोमर है, लेकिन एक ब्रांच्ड है और एक अनब्रांच्ड है, तो किस में ज्यादा पीक मिलेंगी मास स्पेक्ट्रम में? तो आपको पता है जो ब्रांच्ड एल्केन होगी, ध्यान रख लेना, जो ब्रांच्ड एल्केन होंगी उसमें नंबर ऑफ पीक्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अनब्रांच्ड एल्केन। ध्यान रख लेना भाई, एक एक लाइन आप लोग ध्यान रख लेना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो मैं बता रहा हूं उन चीजों पे आप ध्यान रख लेना कि अगर आपके पास दो तरह की एल्केन्स है, एक ब्रांच्ड है एक अनब्रांच्ड है, तो जो ब्रांच्ड वाली एल्केन है उसमें ज्यादा सिग्नल मिलेंगे, ज्यादा पीक्स मिलेंगी मास स्पेक्ट्रम में, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो फ्रेगमेंटेशन भी ज्यादा होगा, अगर फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है मास स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स भी ज्यादा मिलेंगे। आगे चलते हैं। इस चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, फोर्थ नंबर पे क्या ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ मोलिक्यूलर आयन पीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ M प्लस पीक, आपके पास दो तरह की एल्केन्स हैं, एक ब्रांच्ड है और एक अनब्रांच्ड है, तो उनकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी या M प्लस पीक होगी या जो पेरेंटल पीक होगी, उनमें इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ब्रांच्ड एल्केन वाले की या फिर अनब्रांच्ड एल्केन वाले की? तो ध्यान रख लेना, जो इंटेंसिटी ऑफ पीक होगी वो अनब्रांच्ड एल्केन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रांच्ड एल्केन। ये ध्यान,
नंबर ऑफ पीक्स तो किस में ज्यादा आएंगी, ब्रांच्ड एल्केन में। और इंटेंसिटी ऑफ मोलिकुलर आयन पीक, पेरेंटल पीक की इंटेंसिटी किस में ज्यादा होगी, मान लो दो एल्केन है, दोनों आइसोमर है, एक ब्रांच्ड है एक अनब्रांच्ड है, तो जो अनब्रांच्ड है ना उसकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी उसकी इंटेंसिटी ब्रांच्ड एल्कीन की मोलिकुलर आयन की इंटेंसिटी से ज्यादा होगी। क्लियर है। थर्ड नंबर पे इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी ऑफ मोलिकुलर आयन पीक होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एल्केन, या फिर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। ये ध्यान रख लेना, नंबर ऑफ कार्बन्स मीन सीधा सा ध्यान रख लेना एल्केन के मास स्पेक्ट्रम में कि एल्केन्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे उसका जो मोलिकुलर आयन पीक है या एम प्लस पीक है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सीधा सीधा कंसेप्ट समझ लो आप लोग, ठीक है। कि जो इंटेंसिटी ऑफ मोलिकुलर आयन पीक है, तो जैसे ही किसी एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे किसी भी एल्केन में, मान लो एक कार्बन में 10 कार्बन, एक एल्केन में 10 कार्बन है, एक में 20, तो जो 20 कार्बन वाली एल्केन है उसकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू 10 कार्बन वाले। एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो देखो नंबर 5 पे हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 5 पे क्या है, देखो एक्चुअल में कोई भी एल्केन है हमारी, तो एल्केन में क्या होता है कि देखो अगर आपके पास एक एम प्लस पीक मिल गई मान लो, तो इसके बाद उस एल्केन्स में देखो एक मिलेगी एम प्लस माइनस 15 वाली पीक, एक मिलेगी इसके बाद आपको मिलेगी एम प्लस माइनस 15 प्लस 14, मीन्स यहाँ पर उस मॉलिक्यूल में से उस कैटायन में से CH3 निकल जाएगा, यहाँ पे उस मॉलिक्यूल्स में से एक CH3 और एक CH2 निकल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पीक मिल सकती है m प्लस माइनस 15 प्लस 14 प्लस 14। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एल्केन की मोलिकुलर आयन पीक है उसमें सबसे पहले CH3 निकलेगा, फिर CH2 निकलेगा, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, इस तरह से उनकी m/e वैल्यूज में डिफरेंस आता जाएगा। m/e वैल्यूज में पहले 15 का डिफरेंस आएगा, उसके बाद में सारी m/e वैल्यूज में 14 का डिफरेंस आ जाए। तो एक तरह से ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है एल्केन के मास स्पेक्ट्रम की, पहले हमें 15 कम करने हैं, फिर 14 14 14 इस तरह से डिक्रीज करते जाना है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये आपका 5th नंबर का पॉइंट हो गया। तो इतना डिस्कस करने के बाद अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लें, मैं बताऊंगा आगे भी, एक बार पहले केवल समझा रहा हूं आप लोगों को, और कुछ एग्जांपल्स में हम लोग क्या ले सकते हैं। देखो मान लो हम लोग बात करें एन पेंटेन की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एन पेंटेन की, और एन पेंटेन का सबको फॉर्मूला पता है CH3 CH2 CH2 और ये CH3। अगर हम लोग बात करें 2 मिथाइल पेंटेन की, 2 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मूला। और अगर हम लोग बात कर ले नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन का फॉर्मूला सबको पता है, कल भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये आपका नियोपेंटेन है। तो देखो अगर इन सारी एल्केन्स में, जस्ट इसका मैं हटा देता हूं यहां से, ये नियोपेंटेन आज वैसे ही पढ़ लेना इनको, ठीक है। अब अगर हम लोग इनमें बेस पीक की बात करें, देखो मोलिकुलर आयन पीक में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, मोलिकुलर आयन पीक में तो आपको इनका मास नंबर निकालना है, कार्बन का 12 जोड़ना है, हाइड्रोजन का 1 जोड़ना है, टोटल कर देना है, वो आपका मोलिकुलर आयन पीक हो जाएगी। जैसे इसकी मोलिकुलर आयन पीक को कितना मानेंगे, 12 12 12 12 कितना हो गया, 12 चौक 48, 48 और 10 58, तो इसकी m/e वैल्यू मोलिकुलर आयन पीक की बात की जाए तो 58, ऐसे इसको जोड़ लेंगे, ऐसे ही इसको जोड़ लेंगे। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 12 पंजे 60 और 12 72। अगर इसकी मोलिकुलर आयन पीक की बात की जाए, एम प्लस पीक की बात करें, तो m/e वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 78 हो जाएगी। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एल्केन्स में जो बेस पीक होगी बेसिकली या तो वो 3 कार्बन की होगी या 4 कार्बन की। तो देखो अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये तो एज ए रेडिकल निकल जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना, देखो फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ये तो एज ए रेडिकल निकल जाएगा
और ये आपका एज ए कैटायन बन जाएगा। और ये कैटायन बनने के बाद अब इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा? और देखो इसी कार्बोकैटायन की वजह से एन पेंटेन था ना, यहाँ पे एन पेंटेन, एक CH3 और जोड़ लेना, लेकिन फ्रेगमेंटेशन वही होगा। जस्ट 1 मिनट, मैं सही कर देता हूँ इसको। एन पेंटेन मैंने बोला था, तो यहाँ पे एक CH2 और यहाँ पे एक CH3, तो यहाँ पे क्या होगा? अब आपका जो यहाँ से जो रिलीज होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा ये वाला, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पे आपका ये कैटायन बन जाएगा, ये रीअरेंजमेंट के थ्रू 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। और देखो इसकी M/E वैल्यू 43 होती है। 3 कार्बन है, 12, 14 और 36, 36 और 7 43, यही इसकी बेस पीक होगी। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि एन पेंटेन के मास स्पेक्ट्रम में बेस पीक कितने पे आती है, बेस पीक की M/E वैल्यू कितनी होती है, तो आपको करके आना है 43। ठीक है। अब देखो इसका फ्रेगमेंटेशन भी सेम होगा और इसका फ्रेगमेंटेशन सेम होगा, तो वही 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसकी भी जो बेस पीक होगी ना, ध्यान रखना, इसकी भी जो बेस पीक होगी वो 43 पे ही आएगी। लेकिन ध्यान रखना अच्छी तरह से, अगर हम लोग यहाँ पे इसमें फ्रेगमेंटेशन की बात करें नियोपेंटेन में, तो नियोपेंटेन में फ्रेगमेंटेशन से ये तो फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा, ये आपका कैटायन बनेगा, और ये कैटायन जो आपका बना है वो 3 डिग्री है और स्टेबल भी है, और स्टेबल है। तो इसकी जो बेस पीक होगी एन नियोपेंटेन की, ध्यान रख लेना, नियोपेंटेन की जो बेस पीक होगी उसकी M/E वैल्यू जो आएगी वो आपकी 57 आ जाएगी। देखो समझ लो आप सारी चीजों को, बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको सारी चीजों का। आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब एन पेंटेन में बेस पीक कितने पे? 43 पे। 2 मिथाइल पेंटेन में 43 पे, बट नियो पेंटेन में 57 पर बेस पीक हमें मिलती। यहां तक आप लोग चेक कर लो, देखो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो मैंने वो बात आपको बताई दी है पहले ही कि एल्केन्स का फ्रेगमेंटेशन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो बनने वाले कैटायन पर और एक एलिमिनेट होने वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी पर, कि बनने वाला कैटायन कितना स्टेबल है और निकलने वाला रेडिकल भी कितना स्टेबल है। कि रेडिकल स्टेबल होगा तो वो इजीली निकल जाएगा, वो इजीली निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा था। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एन नोनेन। अगर हम लोग एन नोनेन में फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी है? ऑन नोनेन, एन नोनेन का मतलब है 9 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये आपका 9। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है देखो ध्यान से समझना। 3 पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि यहाँ से 3 कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, यहाँ से ये 6 कार्बन निकल जाए, 6 कार्बन का जो फ्री रेडिकल निकल जाए, तो आपके पास ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये CH3, CH2 4 और CH2, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका क्या बचा? CH3, CH2, CH2, ये आपका कैटायन। इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट से कितने डिग्री कार्बोकैटायन में बदलेगा? 2 डिग्री में, और 2 डिग्री में कन्वर्ट होते ही इसकी M/E वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43। कितनी हो जाएगी इसकी M/E वैल्यू? M/E वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब की बार हम लोग यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें, मतलब 4 कार्बन एक तरफ, 5 कार्बन एक तरफ। तो जब 5 कार्बन रिलीज हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 और ये आपका CH2, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी देखो ये वाला H रीअरेंज होके यहाँ पे जाएगा, तो इसमें भी आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और ये देखो
इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन की जो m/e वैल्यू होगी, देखो ध्यान से समझ लो, इसकी जो m/e वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप लोग जोड़ के देख सकते हो। 4 कार्बन है, इसकी m/e वैल्यू आएगी वो आपकी 57 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? कि 57 आ जाएगी, ध्यान रखें। अब देखो एक पॉसिबिलिटी और है कि एक बार क्या करें हम लोग, अब की बार, अभी जो 4 कार्बन इधर की थी, अब की बार 5 कार्बन वाला कार्बोकैटायन बना लें, और 5 कार्बन वाला बनाएंगे तो आपका बन जाएगा C5H11। समझ रहे हो ना आप लोग? देखो ये सारी प्रैक्टिस की चीजें हैं। C5H11 ये भी आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट के थ्रू, तो इसकी जो m/e वैल्यू आएगी वो आपकी आती है 71, क्योंकि 5 तो ये, तो 12 पंजे 60 और 11 71। अब देखो ये तीनों ही पीक मिलेंगी हमें, मोलिकुलर आयन पीक तो कोई सी है नहीं इनमें से, क्योंकि मोलिकुलर आयन पीक की बात करें तो इसकी तो मोलिकुलर आयन पीक जो होती वो m/e जो आता वो 126 आता सारे कार्बन को जोड़ करके। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन सी जो पीक है वो बेस पीक होगी। तो देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ध्यान रखना ये वाला 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ध्यान रखना ये वाला फ्रेगमेंट इसकी बेस पीक को शो करेगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एन नोनेन में बेस पीक कितने पे मिलेगी, तो बेस पीक हमें 43 पे मिलेगी एन नोनेन के मास स्पेक्ट्रम में भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो भी आपको ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाला कंसेप्ट ही, एलाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल करना है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन को आपको स्टेबिलिटी शो करना है। अगर आपके पास बहुत सारे कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एलाइलिक, फिर आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन के रेफरेंस में आपको बेस पीक डिसाइड करनी। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल एल्केन का, बस 2-3 चीजें ध्यान रखना कि बेसिकली एल्केन में जो मैक्सिमम एल्केन्स में जो बेस पीक होगी या तो वो तो 43 पे या फिर 57 पे, वो आप लोग देख लेना कि क्योंकि देखो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है 57 पे, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है 57 पे, तब तो आप 57 वाले को बेस पीक बना के आना, और अगर दोनों ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तब आप 43 वाले को बेस पीक बना के आना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि अभी हम जो लास्ट एग्जांपल मैंने बताया था आपको भी, कौन सा था? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में हमने 57 पे बेस पीक की बनाया था, 57 पे, जबकि यहाँ पे 43 पे। क्यों? क्योंकि वहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हम लोग अब ब्रांच्ड एल्केन का ले लेते हैं, और ब्रांच्ड एल्केन का आपका एग्जाम्पल है, मान लो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसमें तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप 100% कर लोगे। देखो 100% इसलिए कर लोगे, देखो सीधा सा है, अगर इसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगा, तो यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगा, तो एक तो देखो आपका ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसकी m/e वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, इसको हम लोग पेंटेन था ना, ये कार्बन में भूल ही जाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे CH2 CH3 लगा देता हूँ मैं। ये आपका ये CH2 और ये CH3, ये N पेंटेन, मतलब 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया। ठीक है, तो एक तो फ्रेगमेंटेशन ये हो गया। इसके अलावा अगर ये वाला आपका कैटायन बने, ये फ्री रेडिकल बने, तो इस केस में आपका क्या होगा? देखो इसकी m/v वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अब ध्यान से समझ लेना भाई, ये पॉजिटिव, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट से आपका ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा तो इसकी m/e वैल्यू जो आएगी वो आपकी 43 पे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज हम लोग और देख लें
कि आपका ये वाला यहां से फ्रेगमेंटेशन हो जाए, ये वाला आपका यहां से फ्रेगमेंटेशन हो जाए। तो यहां से फ्रेगमेंटेशन होने के बाद देखो यहां से फ्रेगमेंटेशन हो जाए, और एक जो है हमारा यहां से ये वाला फ्रेगमेंटेशन, मतलब ओवरऑल आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यहां पे देखो एक फ्रेगमेंटेशन और होगा। अब आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। देखो ये CH, ये CH3, और ये CH2, और ये CH3। इसकी वजह से देखो एक 71 M बाई ई वैल्यू पर भी एक सिग्नल हमें मिलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। क्योंकि कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, 12 पंजे 60, और 60 के बाद में 6 और 5 11। ये सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना। देखो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। हर एक ऐसा नहीं सर ने बता दिया और याद रख लेंगे, याद नहीं रहेंगी भाई ये चीजें। और यहाँ पे मान लो कार्बोकेटाइन मान लो, तो ये आपका 71 पर भी पीक मिलेगी। तो अगर हम लोग 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन का अगर हम लोग मास स्पेक्ट्रम देंगे तो बहुत सारी पीक्स हमें मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखना जो बेस पीक होगी वो आपकी कितने पे आएगी, इसकी बेस पीक 57 पे, क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये आप लोग ध्यान रखें। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एल्केन्स के केस में हमें बेस पीक को मोस्टली कहां लेके जाना है, और मोस्टली लेके जाना है तो वो किस तरह से जाएगा, कि किस तरह से हम लोग फ्रेगमेंट करवाएं, कि या तो 43 पे पहुंचे या 57 पे पहुंचे। तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि कितने सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स मिल सकते हैं किसी भी कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में। तो बेसिकली जो मेन कंसंट्रेशन होती है मास स्पेक्ट्रम में वो दो ही चीजों पे होती है, या तो बेस पीक पूछता है या फिर मोलिकुलर आयन पूछता है। ठीक है, तो ये आपका पहला कंसेप्ट खत्म हो गया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो दूसरे टाइप के हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं। देखो नंबर 2 पे साइक्लो एल्केन्स का मास स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्ल, या फिर हम लोग तो फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, खैर तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। देखो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनमें कोई बहुत ज्यादा बस चीजें जो थी वो मैंने बता दी आपको समझने वाली। अब सारी चीजें मान के चलो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, सारी चीजें आप लोगों को क्या रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स, किसी भी साइक्लो एल्केन्स के फ्रेगमेंटेशन में दो तरह का फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। एक तो क्या हो उसके फ्रेगमेंटेशन में, अगर साइक्लो एल्केन है तो सबसे पहले तो हम लोग करवा देंगे लॉस ऑफ साइड चेन। अगर कोई साइक्लो एल्केन है और उसमें कोई साइड चेन लगी हुई है तो सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं साइड चेन का, और साइड चेन के बाद में हम लोग फ्रेगमेंटेशन या फिर लॉस करवाते हैं लॉस ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन का लॉस होता है, मींस उसमें से एलिमिनेट करवा देते हैं हम लोग। और इसको समझने के लिए देखो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग साइक्लो हेक्सेन का ले लेते हैं। आप ध्यान से समझ लेना भाई। देखो सबसे पहले हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, और ये आपका हो गया है मोलिकुलर आयन पीक। अगर इसकी M बाई ई की वैल्यू बात करें तो इसको हम लोग सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी M बाई ई वैल्यू जो आएगी वो आपकी 84। ये मोलिकुलर आयन पीक है साइक्लोहेक्सेन की। अब देखो अभी मैंने बताया, अब इसमें साइड चेन तो है नहीं, तो सीधा सीधा हम इसमें से CH2 निकाल देंगे। और जब CH2 को यहां से हम लोगों ने निकाल दिया तो आपके पास क्या बचेगा, देखो सीधा सा कंसेप्ट है, आपके पास ये वाली स्पीशीज बच जाएगी। ध्यान रखना। देखो इसको निकालने का मतलब इसलिए निकाल दिया क्योंकि दोनों का एक एक बैलेंस ही वैकेंट हो गई थी, तो दोनों डबल बॉन्ड बन के निकल गए यहां से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। और इसका जो आपका M बाई ई वैल्यू आएगा, इसका जो M बाई ई वैल्यू आता है वो आपका आता है 56, और यही आपकी बेस पीक होती है किसी भी साइक्लो एल्केन में। किसी का मतलब ये तो साइक्लो हेक्सेन थी, तो उसी तरह कोई दूसरा हो जाएगा, कोई तीसरा हो जाएगा, जो भी साइक्लो एल्केन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी बेस पीक आ जाएगी। ठीक है, बस सीधा सा दो ही चीजें ध्यान रखनी है। अगर साइड चेन है तो साइड चेन को एलिमिनेट करो, और अगर साइड चेन नहीं है
तो सीधा का सीधा एलिमिनेट कर दो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग मिथाइल साइक्लोपेंटेन ले लें तो वही कहानी है, देखो ई और -2e, और ये आपकी मोलिकुलर आयन पीक बन गई है। अब आप निकालते रहना कि इसका m/e वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो इसमें भी हम लोग सेम कहानी को, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कैटायन और फ्री रेडिकल बनेगा। कैटायन और फ्री रेडिकल बनेगा तो देखो ध्यान से समझना, अब ये आपका रेडिकल मान लो और ये आपका कैटायन मान लो, ठीक है। अब ये वाला होगा तो ये तो वही एथीन निकल जाएगी, और एथीन निकलने के बाद आपका ये वाला वही पार्ट रह जाएगा, और ये वाला वही पार्ट रह जाएगा। तो आपको सबको पता है इसकी भी जो m/e वैल्यू आएगी वही कितनी आ जाएगी, 56। ध्यान रखना, बेस पीक, चाहे साइक्लोहेक्सेन हो चाहे मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो, दोनों में बेस पीक 56 पर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग इसको। सपोज साइक्लोहेक्सेन में एक साइड चेन जुड़ी हुई है, और साइड चेन क्या है, देखो इस तरह का, ये मान लो इसका वही है। सबसे पहले मोलिकुलर आयन पीक बनाएंगे, और मोलिकुलर आयन पीक आपकी ये वाली हो जाएगी, ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पे फ्री रेडिकल। मोलिकुलर आयन के बाद सबसे पहले साइड चेन जाएगा, साइड चेन जाएगा तो ये तो निकाल दो आप, ये तो आपका साइड चेन, सॉरी 3 ही कार्बन थे, 3 कार्बन साइड चेन, और ये आपका वो का वो, ये वाला आपका पॉजिटिव फ्री रेडिकल या कैटायन बन गया आपका। ये मान लो फ्री रेडिकल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप इसको सिंपली कैटायन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और कैटायन करने के बाद वही देखो यहां से क्या निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अब की बार इसकी m/e वैल्यू जो है वो 55 ही रह जाएगी। क्यों रह जाएगी, वो आपका होमवर्क है, सीधा सा है यार। इसमें एक हाइड्रोजन कम था भाई, एक हाइड्रोजन ये वाला ग्रुप था, तो वो हाइड्रोजन तो कम होगा ही ना। तो इसकी m/e वैल्यू जो है वो 55 ही रह जाएगी, ध्यान रखें। तो इस तरह से आप किसी भी एल्केन का, साइक्लो एल्केन का फ्रेगमेंटेशन करवा सकते हो। तो मोस्टली देखो क्वेश्चंस वही आते हैं मैक्सिमम जो वाईआर शर्मा में दे रखे हैं, और आरपीएससी का लेवल तो इससे बाहर है नहीं। और नेट वगैरह में भी देखो मास से वैसे सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, आते हैं तो कोई एक आधा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी मास का तो केवल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है, लेकिन जो आरपीएससी की एग्जाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज जरूर आप लोग ध्यान रखना कि किस कंपाउंड की या किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो बेस पीक है वो कितने m/e पर होगी, या जिसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो तो दो चीजें हो गई हमारी, दो चीजों में फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया, एल्केन का पढ़ लिया और साइक्लो एल्केन का पढ़ लिया। अब हम लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं एल्कीन्स में, फ्रेगमेंटेशन इन एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन है वो फ्रेगमेंटेशन है मैकलेफार्टे। मैंने उस दिन बताया था आपको कि कोई भी एल्केन अगर उसमें गामा हाइड्रोजन, कोई भी एल्केन अगर उसमें गामा हाइड्रोजन है तो उसमें सबसे पहले मैकलेफर्टे रीअरेंजमेंट करवाना है। जैसे कि हम लोग एन पेंटीन का, 1 पेंटीन का एग्जांपल लेते हैं, तो 1 पेंटीन में देखो ये वाला आपका हाइड्रोजन है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा कार्बन, और ये आपका गामा हाइड्रोजन। अब कहानी वो की वही, हम लोग सबसे पहले तो इसको मोलिकुलर आयन पीक में कन्वर्ट करेंगे। तो मोलिकुलर आयन पीक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आपके पास कंडीशन ये वाली आ जाएगी। और देखो मैकलेफर्टे रीअरेंजमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, अब देखो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ये एक तरह से मोलिकुलर आयन पीक है। और जब शिफ्ट होगा तो आपका क्या बनेगा, एक तो ये वाला बन जाएगा, सॉरी अब आप चेक कर लो क्या होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग कार्बोकैटायन लगा देना, और साथ में आपका यहाँ से निकल जाएगा
CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यही जो है मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट का जो फ्रेगमेंटेशन है वो ही मास पीक सॉरी बेस पीक का काम करेगा। तो बेस पीक जो आएगी इसकी कितने पे आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे आपका हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है। अब देखो इसकी बेस पीक कितनी आई, 12 दूनी 24 और 36, 36 37 38 39 और 39 और 3 42। तो ध्यान रखना इसकी M/E वैल्यू जो है 42 है और यही बेस पीक होगी। मैक्सिमम एल्केन्स में अगर गामा हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम एल्केन्स में अगर गामा हाइड्रोजन है तो जो मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट है उसका जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो आपका बेस पीक का काम करेगा, ध्यान रखें। जैसे कि अगर हम लोग यहीं से दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर 2 मिथाइल पेंटेन की बात करें हम लोग, किसकी बात करें हम लोग, 2 मिथाइल पेंटेन की बात करते हैं। देखो 2 मिथाइल पेंटेन में क्या होगा, देखो 2 मिथाइल पेंटेन को मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपका 2 मिथाइल पेंटेन होगा और ये गामा हाइड्रोजन है। अब आप लोग समझ गए होंगे सारी की सारी कहानी, सारी की सारी, ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सीधा बना रहा हूँ। तो आपका जो मैक्लेफेट प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा, मैक्लेफेट प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला होगा। और अब आप इसके अकॉर्डिंग इसकी M/E वैल्यू देख लो, और इसकी जो M/E वैल्यू होगी वो है आपकी 56। तो देखो समझ में आ गई होगी बात। एन पेंटेन की जो बेस वैल्यू आएगी वो 42 पे आएगी, और 2 मिथाइल एन पेंटीन की मतलब 1 पेंटीन की जो बेस वैल्यू आएगी वो 42 पे आएगी, और 2 मिथाइल पेंटीन 2 मिथाइल पेंटीन की जो बेस वैल्यू आएगी वो आपकी 56 पे आएगी। ये सारा ध्यान रख लेना भाई, अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। एक चीज और ध्यान रख लेना आप लोग बस, फिर एल्कीन को खत्म करेंगे। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम लोग। देखो देखो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों का। देखो तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं 2 मिथाइल पेंटीन हो गया, 2 हेक्सीन की बात करते हैं। देखो 2 हेक्सीन का जो कंसेप्ट है आपका वो ये वाला होगा, इसमें ये आपका गामा हाइड्रोजन भी है। देखो इसमें गामा हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसका मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, सॉरी वो इसकी बेस पीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन यहां से होगा, और यहां से फ्रेगमेंटेशन होने के बाद ये जो आपके पास बनेगा फ्री रेडिकल कैटायन या फ्री रेडिकल, ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये एलाइलिक है। क्योंकि ये कैसा है, ये एलाइलिक है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन रेडिकल कैटायन बनेगा, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, शायद वो काम करना बंद कर दिया उसने। बड़ा इशू है इसमें। ठीक है, तो ये जो रेडाइल रेडिकल कैटायन बना है वो एलाइलिक है, और एलाइलिक मोर स्टेबल होता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जो जो 2 हेक्सीन है उसमें मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें सिंपल फ्रेगमेंटेशन होगा, और फ्रेगमेंटेशन से ये वाला पार्ट बनेगा, और यही आपका क्या होगा, बेस पीक होगी। और इसकी जो बेस पीक की वैल्यू है जो वो आप लोग जोड़ लेना कितना आएगा, मैंने नहीं लिखा है, एक बार आप लोग देख लेना इसकी M/E वैल्यू कितनी होगी। यहां से ब्रेक होगा तो देखो 1 2 3 और 4 कार्बन है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो 2 और 2 4 3 7, तो 4 कार्बन C4H7 हो जाएगा, तो 12 चौक 48 और लगभग 55 पे आएगा। एक बार आप लोग चेक और कर लेना, जब मैं लिखता हूँ नोट्स में लिख लेता हूँ तब तो बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन कई बार देखो ये कैलकुलेशन टाइप है, कहीं एक का भी डिफरेंस रह गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो देखो 1 पेंटीन में मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो बेस पीक होगा,
टू मिथाइल पेंटेन में भी, लेकिन टू हेक्सीन में जो है मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बेस पीक नहीं होगा, इसमें बीटा क्लीवेज होगा, सॉरी अल्फा क्लीवेज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप लोग सारा ध्यान रख लेना, किसमें, एल्कीन में ध्यान रख लेना। आगे चले, आगे की क्या कहानी है, साइक्लोएल्कीन की बात करते हैं। और देखो साइक्लोएल्कीन का मैं पहले ही बता चुका हूं, मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन में मैं बता चुका हूं कि अगर इस टाइप का कोई आपके पास साइक्लोएल्कीन है तो रिट्रोडील शेल्डर रिएक्शन होगी, और रिट्रोडील शेल्डर रिएक्शन से आपका ये वाला फ्रेगमेंटेशन होगा, और ये आपका जो है ये आपकी बेस पीक होगी। और बेस पीक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग काउंट कर लेना कैसे क्या पे कितना होगा। सीधा सा कंसेप्ट है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 4 कार्बन है। तो 12 चौक 48, 48 और 6, 48 और 6 54। तो इसकी जो m बाई ई वैल्यू होगी, एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन का मामला है। 54, बिल्कुल सही है, 54 पे इसकी बेस, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये लो, जस्ट 1 मिनट, बस सोचना है, एक बार सीखो ढंग से, फिर बस सोचने की कोशिश करो। अगर ये कंपाउंड है आपके पास, सपोज यहाँ पे CH3 है, तो सेम पैटर्न पे रिट्रोडिल शेल्डर रिएक्शन होगी। अब की बार आपका फ्रेगमेंटेशन इस तरह से होगा। अब इसकी m बाई ई वैल्यू निकाल लेना, वो उसकी बेस पीक हो जाएगी, काउंट करके निकाल लेना इसकी m बाई ई वैल्यू कितनी होगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेस पीक हो जाएगी। ठीक है, चीजें बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइंस की, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में देखो कुछ भी नहीं करना आपको, एल्काइंस में सीधा सीधा कंसेप्ट है, नंबर 4 या जो भी है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्काइंस। देखो एल्काइंस में फ्रेगमेंटेशन करवाना ही नहीं है, एल्काइंस में जो M प्लस पीक होती है या जो मोलिकुलर आयन पीक होती है वो ही बेस पीक होती है, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, वही क्या होगी, आपकी बेस पीक होगी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो टर्मिनल एल्काइंस होती है ना, आप लोग ध्यान रख लेना, जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं उनमें M प्लस माइनस 1 पीक जरूर मिलती है, क्योंकि जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है एक, वो एलिमिनेट होता है, तो उससे एक कम हो जाता है मास। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें 1 ब्यूटाइन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका 1 ब्यूटाइन है, और ये इसका मोलिकुलर आयन पीक ही इसकी बेस पीक होगी 54 पे, ध्यान रख लेना। हाँ, ये और है कि इसमें इसकी एक पीक और मिलेगी, m बाई ई बराबर 53 पे भी मिलेगी, बट वो बेस पीक नहीं होगी, ध्यान रख लेना। और अगर हम लोग 2 ब्यूटीन की बात करें, अगर हम लोग 2 ब्यूटीन की बात करें, तो इस 2 ब्यूटेन की जो बेस पीक होगी, ये बेस पीक है भाई, ध्यान रख लेना, इसकी क्या है, ये बेस पीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी बेस पीक भी जो हमें मिलेगी, इसकी बेस पीक भी हमें कहाँ मिलेगी, m बाई ई जो बेस पीक का होगा वो 54 ही होगा। लेकिन बस इसमें ध्यान रखना, इसमें हमें m प्लस माइनस 1 वाली पीक नहीं मिलेगी। अगर आपको मास स्पेक्ट्रम के बेसिस पे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में डिफरेंस करना हो तो एक ही तरीका है, इसमें एक एक्स्ट्रा पीक मिलेगी m प्लस 1 वाली, इसमें m प्लस 1 वाली पीक एब्सेंट होगी, ये आप लोग ध्यान रख लें। ठीक है, तो ये आपको सारा ध्यान रखना है। देखो आप एक बार उतार लेना सारा नोट्स में, 1 बाई 1 करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब सारा काम आप लोगों का है। एक एग्जाम्पल और जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे कुछ मतलब नहीं पूछा जाता, लेकिन अब वही क्या पता वही एग्जाम में आ जाए। तो एक बार YR शर्मा से मैंने लिया है सारा, अगर आपके पास साइक्लो एल्काइन है, इस तरह की एल्काइन है मान लो, और ये आपका बेंजीन, सबसे पहले तो मोलिकुलर आयन पीक में कन्वर्ट होगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव कैटायन
और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये आपका H। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला H इधर शिफ्ट होगा और ये शिफ्ट होने के बाद ये इधर और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो देखो आपका एक तो निकल जाएगा एसिटिलीन और साथ में आपका क्या रह जाएगा, ये वाली स्पेसीज बन जाएगी। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। और ये स्पेसीज और इसकी एम बाई, अब देखो आप बेंजीन की तरह मत जोड़ देना 78, इसकी एम बाई ई वैल्यू केवल 76 है। क्यों है वो आप लोग चेक कर लेना, 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं बेंजीन से, 4 ही हाइड्रोजन है, 2 जगह हाइड्रोजन नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई कि ऐसा ही नहीं कि देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही नहीं, वो कम हो गया, एक ये हाइड्रोजन भी चला गया, तो ये फॉर्मूला C6H6 नहीं है, ये फॉर्मूला C6H4 है भाई। और ध्यान रखना इसकी एम बाई ई वैल्यू 76 ना कि 78 है। देखो समझना पड़ेगा चीजों को, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग चलते फिरते ही कर लोगे, इतना इजी भी नहीं है चीजें, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में तीनों चीजें हो गई, एल्केन हो गई, एल्कीन हो गई, एल्काइन हो गई, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस भी हो गया। एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम लोग देख, देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स का फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ध्यान रख लेना भाई। देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी है पहले आपको। देखो एक बात मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताई थी, आपको याद हो तो, मोलिकुलर आयन स्पीक के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मैक्सिमम जो मोलिकुलर आयन पीक होती है वही बेस पीक होती है। ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो मोलिकुलर आयन पीक होती है वो ही मैक्सिमम कंपाउंड्स में बेस पीक होती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से उनमें बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होता नहीं है। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें उनकी मोलिकुलर आयन पीक ही बेस पीक का काम करती है। इसका मतलब क्या निकल के आया, डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहां से क्या निकल के आई पहली लाइन कि जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रेसिन, फिनेंथ्रीन, इन सब में इनकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी वही उनकी बेस पीक होगी। जैसे आपसे कोई नेप्थलीन की बात कर ले तो नेप्थलीन में जो मोलिकुलर आयन पीक होगी वो 128 पे होगी, एम बाई ई वैल्यू 128 होगी, वही उसकी बेस पीक होगी। ध्यान रख लेना इस बात। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, पहली तो मैंने बता दी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें M प्लस पीक तो मिलती है मोलिकुलर आयन, उसके अलावा M+1 पीक भी मिलती है। अब देखो आप लोग सोचोगे कि सर M+1 पीक कहां से आई। M+1 पीक का मतलब देखो मैंने आपको बताया था कार्बन के डिटेक्शन में कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे तो जो C13 वाली पीक है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। याद करो पहली क्लास को। तो देखो इसमें एक्चुअल में 6 से ज्यादा कार्बन है, मान लो 6 है, 10 है, 15 है, तो कार्बन बढ़ रहे हैं और स्टेबल भी है, कार्बन बढ़ रहे हैं और स्टेबल भी है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे जो C13 वाली पीक है उसका रेशियो है वो इंक्रीज होगा। इसलिए ध्यान रखना जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन संख्या ज्यादा होती है तो उनमें M+1 पीक भी मिलती है। क्यों मिलती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक सिंपल कोई भी जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एक बार देखो, जैसे कुछ देखो समझने की बात तो ये है वैसे देखा जाए तो कि अगर बेंजीन की बात करें हम लोग अगर, तो इसकी मोलिकुलर आयन पीक क्या होगी, मोलिकुलर आयन पीक इसकी 78 पे आ जाएगी। इसकी मोलिकुलर आयन पीक जो आई हमारी वो किस पे आ गई, 78 पर इसकी एम बाई ई वैल्यू हो गई। एक बार चेक कर लो, मैं बता देता हूँ, कुछ चीजें याद रखनी है जो आप लोगों को हमेशा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये इसकी मौलिक, अब देखो एक बार कई बार क्या होता है इसमें से एक H निकल जाता है और H निकलने के बाद आपका ये बनता है
और ए बनने के बाद इसकी एम बाई ई वैल्यू जो होती है वो 77 पे आती है। तो ध्यान रखना, बेंजीन की जो मास स्पेक्ट्रम में पीक आएंगी वो बेसिकली दो पीक मेजर आएंगी, एक 78 पे, एक 77 पे। और 78 वाली जो पीक होगी वो आपकी बेस पीक होगी, ध्यान रख लेना। कौन सी पीक होगी? वो आपकी बेस पीक होगी। और इसके अलावा भी देखो, ये तो है ही 77 78, कई बार क्या होता है इसमें से C2H2 एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बची है वो भी आप लोग ध्यान रखना, इसमें 5 ही हाइड्रोजन हैं, ये अच्छी तरह से समझ लें। अब अगर इसमें से C2H2 निकाल दें, ध्यान से समझना अब अच्छी तरह से, हमने सपोज ये वाला C2H2 निकाल दिया, तो C2H2 निकाल दिया तो 4 कार्बन की रिंग बच गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और 3 कार्बन पे हाइड्रोजन, ध्यान रख लेना भाई, 3 कार्बन पे हाइड्रोजन। और इसकी जो एम बाई ई वैल्यू है वो 51 पे। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई ये पूछ ले कि बेंजीन के मास स्पेक्ट्रम में कितनी कितनी एम बाई ई वैल्यूज पर पीक आती है, तो ध्यान रखना 78 पे आएगी, 77 भी मिलती है, 51 पर भी मिलती है। तो बेंजीन में 3 सिग्नल 78, 77 और 51 मास स्पेक्ट्रम में। देखो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है। अगर नेप्थलीन की बात करें, अगर हम लोग नेप्थलीन की बात करते हैं, तो नेप्थलीन में तो कोई ज्यादा इश्यू है नहीं आपका। नेप्थलीन में आपको पता है यही इसका मोलिकुलर आयन पीक होगी, और मोलिकुलर आयन पीक होगी तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये इसकी मोलिकुलर आयन पीक होगी। तो मोलिकुलर आयन पीक जो एम बाई ई वैल्यू होगी वो 128 पे, और यही इसकी बेस पीक हो जाएगी। कौन सी पीक हो जाएगी? बेस पीक हो जाएगी। कई बार यहां से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो जाता है, तो ये फिर डाई कैटायन बन जाता है, ये ध्यान रखना। और डाई कैटायन में आपके पास ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे जो एम बाई ई वैल्यू आएगी वो 128/2 बराबर 64 पे आएगी। नेप्थलीन में बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार आपकी वाई शर्मा, एक बार पढ़ना जरूर आप लोग, बिना बुक के कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। वाई आर शर्मा में दे रखा है ये सारा। तो नेप्थलीन में जो मोलिकुलर आयन पीक है, जो बेस पीक है 128 पे, और इसमें एक तरह से डाई एनायन पीक और बनती है, डाई कैटायन पीक और मिलती है, जो हमें 64 पे मिलेगी। वो कैसे बनती है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आपका एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रासीन है, वो सब उनमें मोलिकुलर आयन पीक जो होगी वो बेस पीक का काम करेगी। अब देखो, अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें कोई साइड चेन है, अगर देखो साइड चेन है तो उसका क्या केस है। सपोज अगर आपके पास ये वाली बेंजीन है और इस तरह की कोई साइड चेन है, लेकिन ध्यान रहे इसमें गामा हाइड्रोजन नहीं हो, गामा हाइड्रोजन नहीं हो, गामा हाइड्रोजन मतलब दो ही कार्बन हो। तो देखो इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेडिकल ग्रुप यहां से निकल जाएगा, और रेडिकल ग्रुप निकलने के बाद आपका ये वाला कैटायन बन जाएगा, और ये वाला कैटायन बनने के बाद इसमें रीअरेंजमेंट होकर के आपके पास ये वाला एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग, ट्रोपाइलियम कैटायन, क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपाइलियम कैटायन। और इस ट्रोपाइलियम कैटायन की जो एम बाई ई वैल्यू होती है वो होती है 91 पे। और ये देखो, ये इंटेंस पीक तो है ही, इसके अलावा कई कंडीशंस में ये बेस पीक का भी काम करता है, ध्यान रख लेना भाई, इसका काम करता है, बेस पीक का भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या होता है, इसके आगे आगे और फ्रेगमेंटेशन होता है, और कई बार इसमें C2H2 निकल जाता है, और C2H2 निकल जाएगा तो आपके पास 5 कार्बन का कैटायन बन जाएगा, और इसकी एम बाई ई वैल्यू जो है वो 65 होती है। जो एम बाई ई वैल्यू होती है, बस काम करना, जस्ट 1 मिनट।
तो इसकी एम बाई वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, और इसमें से कई बार का इश्यू रहता है, देखो कई बार इसमें से क्या है फिर C2H5 C2H2 निकल जाता है, और यहाँ पे आपका 3 मेंबर रिंग और ये कार्बोकेटायन बन जाता है, और इसकी जो एम बाई ई वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी आती है 39 पे। कितने पे आएगी 39 पे। लैगिंग का इश्यू हो जाता है कई बार, चलता रहता है तो चलता रहता है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई साइड चेन जुड़ी हुई है इस तरह से जिसमें गामा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना, जिसमें क्या नहीं है, गामा हाइड्रोजन नहीं है, तो उस केस में इस तरह का फ्रेगमेंटेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपको इसका फ्रेगमेंटेशन करवाने के लिए कहा जाए तो ध्यान रखना, इस कंपाउंड की जो बेस पीक होगी वो 91 पे आएगी। 91 के अलावा जो पीक्स आपको मिलेंगी वो कितने पे मिलेंगी, और आपको आपको एक 65 में मिलेगी, एक 65 पे, इसके अलावा एक आपको 39 पर भी एम बाई ई की पीक मिलेगी। ध्यान रख, क्योंकि समझ में आ गया होगा, सबसे पहले ये ग्रुप निकलेगा क्योंकि इसमें गामा हाइड्रोजन नहीं है, और गामा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला निकल जाएगा, ये निकल गया तो आपका ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला कंसेप्ट जो है ट्रोपाइलियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रोपाइलियम आयन जो है उसकी जो एम बाई ई वैल्यू होती है वो 91 होगी। वो इंटेंस पीक होगी, कई बार बेस पीक भी होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आप बार बार कह रहे हो कि गामा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो अगर गामा हाइड्रोजन हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर गामा हाइड्रोजन है तो उस केस में मैक्लेफेटे टाइप रीअरेंजमेंट होगा। ये यहां से समझ लो, ये सपोज H है, ये यहाँ पे गामा हाइड्रोजन है, तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो आपकी मैक लेफेटे टाइप सिचुएशन में क्या सिचुएशन आ गई है, ध्यान से समझ लेना, अच्छी तरह से देखना भैया आप लोग। ये डबल बॉन्ड तो यहाँ, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, और ये यहाँ पे CH2, ये कंडीशन हो जाएगी अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें साइड चेन जुड़ी हुई है जिसमें गामा हाइड्रोजन है, तो पहले इस टाइप की रिएक्शन होगी, और इसकी जो एम बाई ई वैल्यू होती है वो होती है 92। अब ध्यान रखना, यहां से -H, एक H रेडिकल जाएगा, और ये भी आपका ट्रोपाइलियम आयन कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आपकी बेस पीक होगी, और यही आपकी इंटेंस पीक होगी, ध्यान रख लेना। लेकिन ये आएगा किसके थ्रू, मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट के थ्रू। इसके बाद में वही C2H2 निकल जाएगा, 5 मेंबर रिंग कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर C2H2 निकल जाएगा, और फिर 3 मेंबर्ड कार्बोकेटायन रिंग। अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बेसिस पे, इन दोनों एग्जाम्पल पे बेसिस पे, एक में गामा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे में गामा हाइड्रोजन है, दोनों की बेस पीक सेम ही रहेगी 91 पे ट्रोपाइलियम कैटायन पे। अगर आपको पैराजाइलिन दे दिया जाए, ध्यान रखना, क्या दे दिया जाए आपको, पैराजाइलिन दे दिया जाए आपको, इससे अगर आपकी ये पूछ लिया जाए कि इसकी बेस पीक कहाँ होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेडिकल जाएगा, और ये रेडिकल जाएगा तो आपको सबको पता है ये वाला कैटायन बन जाएगा। ये वाला कैटायन बनने के बाद अब आप सबको पता है ये कैटायन भी ट्रोपाइलियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जोड़ के देखना, सारी कहानी वहीं की वहीं आ जाएगी। ये ट्रोपाइलियम और वही एम बाई ई जो है वो 91 पे, इसमें से C2H2 जाएगा, और 5 मेंबर रिंग कार्बोकेटायन बन जाएगा, जिसका एम बाई ई वैल्यू जो है वो 65 आ जाएगा, और फिर इसमें से
C2H2 जाएगा, 3 मेंबर्ड कार्बोकैटायन, और M/E वैल्यू जो है वो 39। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के फ्रेगमेंटेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखो बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन का मैंने अलग से बता दिया है। और जो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन हो, साइड एल्काइल चेन हो, तो वहां पे भी दो कंडीशंस होंगी, गामा हाइड्रोजन एब्सेंट, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। किसी का भी फ्रेगमेंटेशन किसी भी तरह से कराओ, बेस पीक और जो इंटेंस पीक होगी वो आपकी ट्रोपाइलियम आयन की होगी 91 पे M/E वैल्यू, ठीक है। तो ये आज हमने फ्रेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया है, किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम लोग एक या दो क्लास में, हमारा जो बच गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल से। अल्कोहल, फिर फिनोल, और फिर एरोमेटिक अल्कोहल जैसे बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, फिनोल वगैरह हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड्स, एमीन्स, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स का फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया है वैसे की वैसे हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप का जो है एक एक, एक करके फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे। कौन से फंक्शनल ग्रुप में किस टाइप का फ्रेगमेंटेशन होगा वो हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।